16th नंबर के बाद एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करना है। देखिए मिल गया सबको? ओके। एग्जाम्पल नंबर 17 में लिखा हुआ है साइन फलन के सामतत्य पर विचार कीजिए। मतलब जो साइन फलन होता है ये कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर नहीं है तो कौन से पॉइंट पर नहीं है, कुल मिला के उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है ना उस पर आपको डिस्कशन करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। पॉइंट तो इस पर भी नहीं दिया है। आपको क्या लगता है साइन फलन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका नाम साइन है, इसलिए। ऐसा नहीं है। ग्राफ आपको याद है साइन का? ग्राफ याद करो। ये साइन फलन मैंने नोट कर लिया है। साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता था? ऐसा। और इधर भी अगर ले जाओगे तो इधर भी ऐसा। अब आप बताइए पूरा ग्राफ अगर बनाया जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, क्या आपको लगता है कि कहीं पर पेन हमको उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा। वो आप डिजाइन बनाने के लिए, अच्छा उसको बनाने के लिए पेन उठा दो, अलग बात है, नहीं तो पेन उठाना नहीं पड़ेगा। अगर पेन उठाना नहीं पड़ेगा इसका मतलब साइन फलन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। ये हम ग्राफ से देखा और समझ भी लिया, लेकिन मैथमेटिकली हमको उसको दिखाना पड़ता है। तो वो कैसे दिखाएंगे आप ध्यान से देख लीजिए। उसके लिए क्योंकि पॉइंट नहीं दिया है, इसको दूसरे क्वेश्चंस की तरह इस पर भी आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं माना x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखिए अगर ये एक रियल नंबर है तो इस पर मुझे चेक करना है। सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले x बराबर c पर फलन का मान। x इज इक्वल टू c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू, x की जगह c लेना है तो ये क्या हो जाएगा? साइन c। अब हम c पर लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू c माइनस h। ठीक है, फिर इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, f of x is equal to limit h tends to 0, f of c minus h। x की जगह हमने c minus h लिख दिया। लिमिट h tends to 0, f of c minus h। f of x की वैल्यू है sin x, तो f of c minus h की वैल्यू क्या आएगी? sin c minus h। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला याद है आपको? साइन x माइनस वाई फॉर्मूला होता है साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो लिखेंगे साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। यही तो आ जाएगा साइन ए एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब तो इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिमिट अप्लाई कर दो। h की जगह 0 नोट कर दीजिए, तो साइन c कॉस 0 माइनस कॉस c साइन 0। जहां भी h है वहां हमने 0 नोट कर दिया। चलो मत लगाओ इसे, देखो ध्यान से। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है?
0, 0 का गुणा cos c से कर दिया, तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया 0। यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 को sin c से मल्टीप्लाई करोगे sin c, तो ये sin c माइनस 0 कितना मिलेगा आपको sin c। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट, let x is equal to c minus h, if x tends to c, oh I am sorry, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए c plus h, then h tends to 0, limit x tends to c positive, f of x is equal to limit h tends to 0, f of c plus h, limit h tends to 0, f of c plus h, f of x की वैल्यू sin x है तो f of c plus h की वैल्यू sin c plus h। फिर sin c plus h का, तो sin x plus y का फॉर्मूला क्या होता है sin x cos y plus cos x sin y, फॉर्मूला वही है बस बीच में प्लस लग जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, sin x प्लस y का फॉर्मूला sin c cos h प्लस cos c इंटू sin h। अब इसे सॉल्व करिए, तो जहां जहां h है वहां वहां 0 लिख दीजिए। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। sin c cos 0 प्लस cos c sin 0। देखो cos 0 की वैल्यू 1, 1 को sin c से मल्टीप्लाई किया sin c, sin 0 की वैल्यू 0, 0 को cos c से मल्टीप्लाई किया 0, तो sin c प्लस 0 sin c। आप देखिए x बराबर c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर है, क्योंकि वास्तविक संख्या पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हैं। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। या आप ऐसे लिख दीजिए, इसलिए साइन फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब आप बताएं क्या आपको ये समझ आ गया? तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 18 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, सिद्ध कीजिए f(x इज इक्वल टू tan x एक संतत फलन है। तो f(x इज इक्वल टू tan x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब f(x इज इक्वल टू tan x, इसके लिए थोड़ा हमें आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहते हैं। जब कॉन्टिन्यूटी का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें एक चीज़ पढ़ी थी, अलजबरा ऑफ फंक्शन, ऐसे कुछ पढ़ा था। क्या था उस पे अलजबरा में आपको ये बताया गया था कि यदि f of x and g of x are the real valued function and they are continuous, every real number f(x) और g(x) दो फलन हैं और द रियल वैल्यूड फंक्शन दोनों ही वास्तविक फलन हैं और दे आर कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी रियल नंबर, और वो हर रियल नंबर पर कैसे हैं,
कॉन्टिन्यूअस हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। याद आया कुछ आपको? याद आया? ये आपको बताया गया था कि अगर दो फलन हमारे पास हैं, दोनों ही फलन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उन दोनों का प्लस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उन दोनों का माइनस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, ये सब कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक, sin x अपॉन cos x। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां sin x, ये दो फलन आप यहां पर देख रहे हो, एक sin x और दूसरा cos x। sin x कैसा फलन है? संतत है कि असंतत है? संतत फलन है। sin x एक संतत फलन है और cos x भी एक, cos x कैसा फलन है? cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आप चाहें तो ग्राफ उसका याद करें और नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में तो कहीं cos आया नहीं, मुझे लगता है नहीं आया था ना। चलिए, नहीं आया, पर आप चेक करके देखिए, चाहे मैथमेटिकली या ग्राफ भी उसका चेक कर लीजिए, आपको वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। cos x भी एक संतत फलन है, तो sin x भी कॉन्टिन्यूअस है, cos x भी कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए दोनों का जो ये डिवीजन है ये भी कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। देखो, अगर fx और gx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, देन fx अपॉन gx विल बी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, वो भी संतत होगा। इसलिए sin x अपॉन cos x भी एक संतत फलन होगा। इसलिए sin x अपॉन cos x, जिससे क्या बनता है? tan x भी एक संतत फलन होगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस पे। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि x की वो वैल्यूज जिनके लिए cos x का मान 0 हो जाएगा, उन पर जैसे ही ये 0 होगा तो sin x अपॉन 0 इंफिनिटी आ जाएगी, फलन कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित। तो x की उन मानों के लिए जिन मानों पर cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, हमारा फलन कैसा है? अपरिभाषित। तो उन बिंदुओं पर tan x संतत नहीं होगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है भाई, उन बिंदुओं पर संतत नहीं है ना जहां हमारा फलन परिभाषित ही नहीं है। एक दिन और हमने डिस्कस करके बताया कि अगर किसी पॉइंट पर फलन परिभाषित है और संतत नहीं है, तब प्रॉब्लम है ना। और ये तो उन बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूटी नहीं इसकी बनेगी जहां पर ये डिफाइन ही नहीं है। तो कौन से पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा? जहां पर cos x की वैल्यू 0 हो जाए। तो cos x कहां 0 होता है? cos x 90 पर, 270 पर, इन पर 0 होता है। उसके लिए हमने एक बना के रखा है, आपको भी मालूम है, पर याद हो नहीं याद हो मुझे नहीं मालूम, मैं लिखूंगा आपको याद आ जाएगा। परंतु x बिलोंग्स टू या x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। n की जगह आप 0 लिखिए, कोई भी पूर्णांक आप लिखेंगे, x की ऐसी वैल्यू आएगी कि उसके लिए cos x का मान कैसा हो जाएगा? 0। परंतु x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर cos x
0 होता है। अतः x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर दिया गया फलन और दिया गया फलन कौन सा है? f(x) इज इक्वल टू tan x कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। ठीक, तो जिन बिंदुओं पर अपरिभाषित है, अब इन बिंदुओं पर अपरिभाषित ही है तो इनको अगर छोड़ देंगे तो बाकी हमारा tan x फलन कैसा रहेगा? संतत रहेगा। इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 पर दिया गया फलन संतत होगा। ठीक है, x का मान केवल इसके बराबर ना होना चाहिए बस, बाकी x की कुछ भी वैल्यू होगी, दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा आपका। कुछ बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लें। tan x sin x अपॉन cos x का रेशियो है। sin x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसलिए sin x अपॉन cos x जो कि tan x है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और ये हमने नहीं बताया, ये यहां पर फलनों का एक बीजगणित दिया गया है, संतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उससे हमको पता चलता है कि अगर दो फलन हैं और दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं अलग अलग तो उनका डिवीजन भी कैसा हो जाएगा, वही हमने नोट कर दिया। बट एक छोटी सी केवल प्रॉब्लम थी कि cos x जिन जगहों पर 0 हो जाएगा वहां फलन अपरिभाषित हो जाएगा, तो उसको हमने अलग से लिख दिया। परंतु x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर cos x 0 होता है। अतः x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पर दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू tan x अपरिभाषित है। इसलिए x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, इसको अगर हम छोड़ दें, इसको अगर हम हटा दें, अगर x हमारा इसके बराबर ना हो तो फिर x चाहे जिसके बराबर होगा, दिया गया फलन कैसा आता रहेगा? कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक, तो ये तो हमने कर लिया कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में दर्शाइए f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। f(x) इज इक्वल टू sin x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखो, आप चाहो तो इसमें अपने बेसिक मेथड से जा सकते हो। कैसे? x बराबर c मान करके नहीं करते आप, वो वाला मेथड आप लगा सकते हो पूरा कैलकुलेशन करके, लेकिन आपको याद होगा उससे मत लगाओ। और एक मेथड हमारे पास है, क्या आपको याद होगा जब इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि अगर एक कोई फलन ऐसा है जो दो फलनों का कंपोजिट फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन हमारे पास f(x) है, एक फंक्शन हमारे पास g(x) है, और दोनों ही फलन कॉन्टिन्यूअस हैं, और इन दोनों फलनों का एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन है h(x), fog(x) या gOf(x). तो अगर f(x) और g(x) दोनों संतत फलन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो fog(x) या gOf(x) ये दोनों भी कैसे होंगे? ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। कंपोजिट फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया था। ये अगर आपको याद है तो ये चीज हम यहां पर लगा सकते हैं। कैसे? उसके लिए कुछ मान लेते हैं। माना, देखो ध्यान से, f(x) इज इक्वल टू sin x तथा, नहीं सॉरी, f(x) तो ये दिया ही गया है, इसे और कुछ मान लो, g(x) इज इक्वल टू sin x तथा h(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने gx मान लिया sin x और hx मान लिया x स्क्वायर। तब
और एक चीज इसमें मैं बता दूं आपको पहले, gx जो sin x है ये एक संतत फलन है या नहीं? संतत फलन, अभी प्रूफ भी किया है हमने। hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक बहुपद फलन है और प्रत्येक बहुपद फलन संतत फलन होता है, एग्जाम्पल में हमने किया है। gx इज इक्वल टू साइन एक्स, hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहां gx इज इक्वल टू साइन एक्स कैसा फलन है? एक संतत फलन है, तथा hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी एक संतत फलन है। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वेयर भी कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स स्क्वेयर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो, g ऑफ h ऑफ x निकाल के देखो। अगर मैं इससे आपको g ऑफ h ऑफ x निकालने को कहता तो आप क्या करते? g ऑफ h ऑफ x लेते, g ऑफ h ऑफ x की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वेयर है। अब g ऑफ x का मान है साइन x, तो g ऑफ x स्क्वेयर का मान क्या होगा? साइन x स्क्वेयर। इसका मतलब है जो कुछ भी हमने माना है इसे हम g ऑफ h ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है, और साइन एक्स स्क्वायर की जगह पर g ऑफ h ऑफ x लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर g ऑफ x साइन x एक संतत फलन है, h ऑफ x एक्स स्क्वायर भी एक संतत फलन है, इसलिए इन दोनों संतत फलनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा यह भी कैसा होगा? एक संतत फलन होगा। इंट्रोडक्शन में भी किया है हमने और अभी भी हमने बताया। इसलिए क्योंकि आप ऐसे लिख दें, क्योंकि f ऑफ x gx तथा hx, gx और hx दो संतत फलनों का कंपोजिट फलन है, इसलिए fx भी संतत होगा। अब आप बताएं मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई आया समझ में? और यहां देखिए, हमने आपको ये करके दिखाया कि दो फलन हमने इसमें से निकाले, इसी में से निकाले। उन दोनों फलनों को हमने देखा तो दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, और हमारा जो दिया गया फलन है वो इन्हीं दो संतत फलनों का कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए हमारा दिया गया फलन भी कैसा होगा? संतत होगा। fx, gx तथा hx दो संतत फलनों का कंपोजिट फलन है, इसलिए fx भी संतत होगा। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 20 भी लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैं हटा देता हूं क्योंकि इससे ये दिखाने के लिए कि fx की जगह क्या लिखा जा सकता है हमने किया था। अब एग्जाम्पल नंबर 20 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 20 पर एक फलन आपको दिया गया है, वो फलन है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ऐसा फलन दिया गया है। ठीक है, और बोला गया कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन f, जहां x एक वास्तविक संख्या है, एक संतत फलन है। इसको भी आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। इसके लिए भी हमने माना, देखो इसे भी ना
मैं कंपोजिट फंक्शन ही दिखाना चाहता हूं, इसलिए पूरा प्रोसीजर यही, पर थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि किसको एक फलन और किसको दूसरा फलन माना जाए। हमने g ऑफ x मान लिया मॉड ऑफ x को। आप ये मत सोचिए ये वाले मॉड ऑफ x को हमने gx मान लिया है, इसको नहीं लाए हम निकाल के, क्योंकि यहां पर देखो दो चीजें हैं, एक तो मॉड है और दूसरा अंदर एक फलन लिखा हुआ है। समझ आया आपको? तो ये मॉड भी है और अंदर एक फलन, तो ये मॉड फलन हमने पहले माना। उसके बाद एक hx मान लेते हैं, hx मानेंगे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, अब यहां दोनों को देखिए, ये जो दो फलन माने हैं हमने, इन दोनों को गौर से देखिए। यहां gx दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन, आपको याद है तो बताएं कि मॉडुलस फंक्शन आपने करे हैं एग्जाम्पल में, वो संतत होते थे कि नहीं होते थे? होते रहे हैं। तो जितने मॉडुलस फंक्शन किए वो सब संतत मिले हमको। तो g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x एक संतत फलन है। ठीक है, तथा h ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। इसको देखिए, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन, और ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। ये बहुपद फलन है, बहुपद फलन कैसा फलन होता है? संतत। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है? संतत। तो दो संतत फलनों का योग भी कैसा होगा? अभी कुछ देर पहले हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखा था। अगर दो फलन संतत हैं, इनका जोड़ भी संतत होगा। इसमें इसको माइनस करो तो भी कॉन्टिन्यूअस, एक दूसरे का रेशियो निकालो तो भी कॉन्टिन्यूअस, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो भी कॉन्टिन्यूअस। तो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इन दोनों सतत फलनों का जो योग होगा वो भी कैसा होगा? संतत। एक संतत फलन है। अब अगर ये एक संतत फलन है, इसलिए fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? g ऑफ h ऑफ x। देखो देखो आप ध्यान से, अगर मैं आपको g ऑफ x h ऑफ x निकाल के दिखाऊं तो ये कैसे लिखेंगे इसको हम? g ऑफ hx की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x। अब देखो gx की वैल्यू है मॉड ऑफ x, तो gt की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ t। gu की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ u। gn की वैल्यू क्या होगी? तो g ऑफ ये की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ ये। नहीं समझ आया? समझ आया भाई? अगर g ऑफ x मॉड x है तो g ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ ये ही लिख दो, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसे, और ये यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? g ऑफ h ऑफ x, और ये तो इसका और इसका कंपोजिट फंक्शन है, और ये दोनों ही फलन कैसे हैं? संतत। एक बार फिर से हमारा fx दो अलग अलग संतत फलनों का कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए दिया गया फलन भी संतत होगा। नहीं समझ में आया आपको? बस यही नोट कर देना है, लिख देंगे, क्योंकि fx दो अलग अलग संतत फलनों का
कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए दिया गया फलन fx भी संतत होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल नंबर 20 भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद अब एक्सरसाइज पर आ जाएंगे हम। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। एक्सरसाइज 5.1, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करिए कि फलन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। मतलब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको इन 3 बिंदुओं पर चेक करनी है। समझ आ रहा है? आपको क्या लगता है इन तीनों बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा? बताइए। अब आप कहेंगे अभी कैसे बता दें, हम चेक करेंगे तब बताएंगे। एक आपके पास मेथड और है ग्राफ, उससे तो आप बता सकते हो। अगर fx की जगह y लिखोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और स्ट्रेट लाइन अगर ये है तो आपको कहीं पेन उठाना नहीं है, इसलिए दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस होगा। हर पॉइंट पर होना पड़ेगा उसको। समझ आ रहा है? चेक करेंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन समझ में तो ये चीज आनी चाहिए हमको। अब आप बताइए इसमें से मैं आपको कौन से पॉइंट पर चेक करके बता दूं, क्योंकि बाकी 2 बिंदुओं पर आप खुद चेक करेंगे घर में। -3 पर चेक कर दें, माइनस से आपको डर लगता है, चलिए चेक कर देते हैं। -3 पर कि 0 पर चेक कर दें, बताइए। -3, ओके। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान निकालेंगे। x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3, x की जगह -3 आया तो आप इसमें x की जगह -3 लिखिए। x की जगह -3 लिखोगे, -3 का गुणा 5 से करोगे, क्या आ जाएगा? -15, -15 -3 -18। अब -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू -3 -h। समझ आ रहा है आपको? ये तो इतने 20 एग्जाम्पल्स लगाए हैं आपने, और 20 एग्जाम्पल्स में से लगभग 16-17 एग्जाम्पल में तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली गई। तो इतना तो आपको लगभग बिल्कुल से रख जाना चाहिए ये सब कुछ। इफ x टेंड्स टू क्या लिखा जाए? -3, देन h टेंड्स टू 0, फिर लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह पर -3 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ -3 -h, fx की वैल्यू 5x -3 है, तो f ऑफ -3 -h का मान कैसे निकाला जाए? यही सूत्र लगाओ, बस x की जगह पर इसको लिख देना। तो x की जगह पर 5 की जगह 5, x की जगह -3 -h, x की जगह, उसके बाद चलें तो -3 और लिख देंगे। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो। ये -15 -5h -3, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 -3 -18 -5h। अब क्या करना है? लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई कर देनी है मतलब h की जगह 0 लिख देना है।
तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू, -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -18। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू -3 प्लस h। इफ x टेंड्स टू -3 then h tends to 0, limit x tends to -3 positive, f of x is equal to limit h tends to 0, f of -3 plus h, x की जगह -3 plus h, limit h tends to 0, f of x की वैल्यू ये है और f of -3 प्लस h इसी से निकाला जाएगा, x की जगह -3 प्लस h लिख दिया जाएगा। तो हमने 5 लिखा और x की जगह पर -3 प्लस h और उसके बाद ये वाला -3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, -15 प्लस 5h -3, लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 -3 -18 प्लस 5h, h की जगह अगर 0 लिख दिया तो वैल्यू क्या मिलेगी, -18। अब आप देखें क्योंकि x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन का मान, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट, सब की वैल्यूज आपस में बराबर है, -18 -18 -18। इसलिए x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर दिया गया फलन कैसा होगा, संतत होगा। तो ये हमने कौन से पॉइंट पर चेक करके दिखाया आपको, x इज इक्वल टू -3 पर। अभी भी 2 बिंदुओं पर चेक करना बाकी है, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 5, और ये दोनों ही काम आपको करने हैं। कर लेंगे या हम करके दिखाएं आपको, कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5 पर बच्चों को स्वयं करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो बताएंगे आप हमें, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी तो बड़ा इजी है यार, देखो यही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हमको फंक्शन दिया गया है वो है 2x स्क्वायर -1, ठीक, और इसे x इज इक्वल टू 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है आपको। क्या आप बता सकते हैं ग्राफ इसका कैसा बनेगा? fx की जगह अगर y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, किस आकार का इसका ग्राफ बनेगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? y इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस c, स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं होगा। y इज इक्वल टू mx स्क्वायर नहीं होता ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर क्या है ये? बहुपद नहीं, बहुपद तो है पर इसका ग्राफ किस आकार का होगा? परवलयाकार, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अति परवलयाकार, सरल रेखीय। सरल रेखीय तो अभी आपने बताया नहीं होगा, किस आकार का होगा? नहीं याद है? अरे परवलय याद है? अच्छा आपको परवलय की जो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आप पढ़ते थे, उन 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस को मन ही मन में याद करिए, चारों इक्वेशंस को याद करिए। याद आया? 2 में y में स्क्वायर होता था, x में 1 घात रहती थी, और बाकी 2 में x में 2 घातें रहती थी, y में 1 घात रहती थी।
और उन्हें हमने क्या बोला था, परवलय। आज भी इस इक्वेशन में x में 2 घातें हैं और y में 1 घात है, तो ये भी क्या है, परवलय। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। और अगर पैराबोलिक है तो फिर तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, डिसकॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी x = 3 पर आपको चेक करके दिखाना है। क्या लगता है आपको, क्या मैं चेक करूं या आपको लगता है कि आप कर लेंगे? तरीका वही है, सेम। सबसे पहले x = 3 पर फलन का मान, x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x = 3 पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये करना है। और अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया फलन कैसा फलन है, संतत फलन है। कहां पर, x = 3 पर। तो क्या आप इसे कर लेंगे सभी लोग? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, चलिए एक बताते हैं उसका, आप बाकी करेंगे। नोट कर लीजिए। 3 का पहला पार्ट है f(x = x - 5), ए पार्ट। ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के सामतत्व की जांच कीजिए। और इनमें तो पॉइंट भी नहीं दिए कि किस पॉइंट पर हम जांच करें। तो ऐसे में क्या करते हैं बताइए, कुछ मान लो। माना x = C1 वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले x = C पर फलन का मान निकाल लिया जाए। x = C पर फलन का मान f(c) = x की जगह c लिखोगे, c - 5। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x = c - h। If x tends to c, then h tends to 0. Limit x tends to c negative f of x = limit h tends to 0 f of c minus h। हमने x c मान लिया है, कोई भी वास्तविक संख्या है और उस पर हम चेक कर देंगे। अगर ये किसी भी वास्तविक संख्या c पर अगर ये c पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कॉन्टिन्यूअस है। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी हमको। f of c minus h, f of x की वैल्यू x - 5, तो f of c - h का मान कैसे निकालेंगे? सूत्र ये लगाओ, x की जगह c - h लिख दो, x की जगह, और उसके बाद -5 लिख दो। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे, h की जगह 0, तो ये c - 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए लेट x = c + h, and if x tends to c, then at that situation h will tend to 0. Limit x tends to c positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of c plus h। अब f of c plus h निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा, x की जगह c plus h लिखा जाएगा, x की जगह c plus h -5। ठीक है, अब h की जगह 0 कर दो तो क्या बचेगा, c -5। और अब देख तो रहे बेटा, c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबके मान बराबर आ गए, क्योंकि f of c लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारे के सारे आपस में बराबर हैं,
इसलिए दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। ठीक है, इस तरह से ये 3 का ए कर लिया। देखो इसी तरह से आपको इसका बी सी डी सब ऐसे ही होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बी पार्ट पे क्या है? बी पार्ट पे है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon x minus 5 where x is not equal to 5। C पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। डी पार्ट पे है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, ये आपके फलन हैं और आपको इन्हें भी उन्होंने बोला है समतत्व की जांच कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? ये जो साइड में लिखा है आप इससे घबराइए नहीं। इन्होंने ये बताया है कि जब इस फलन को चेक करना तो याद रखें कि x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है, तो आप 5 पर चेक भी नहीं करोगे। आप ऐसा ही करो इसी तरह से, क्योंकि 5 पर परिभाषित नहीं है तो 5 पर हमें अलग से चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये दोनों फलनों के लिए ये जो फलन आप देख रहे हैं ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। इस मॉड्यूलस फंक्शन को सबसे पहले आपको करना ये है कि सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने तरीका भी बताया था आपको। इसका क्या होता है? x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और इसकी वैल्यू -x माइनस 5 होगी इफ x इज लेस देन 5। तो पहले आप इसे सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने में वो लॉन्ग प्रोसीजर आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 पर फलन ब्रेक हो रहा है, तो हमें 5 के लेफ्ट साइड पे भी चेक करना पड़ेगा। 5 से छोटे नंबरों के लिए, 5 से बड़े नंबरों के लिए भी चेक करना पड़ेगा और 5 पर भी चेक करना पड़ेगा। जिसमें तो 3 केसेस लेते थे आप, वो वाला। तो आप इन सब को करिए। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में बताए जा चुके हैं। आप सारे क्वेश्चंस करिए, किसी भी क्वेश्चन के ना आने पर ही आपको बताया जाएगा और अगर आपको ये लगेगा कि आपको आ गए हैं तो आप कर लीजिए, क्यों हमारे बताने में टाइम वेस्ट करवाएंगे आप। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन 3 नंबर तक करके लाएंगे। इनमें से जो नहीं आता है आप प्लीज हमें बता दीजिएगा, हम उसे कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे। तो आज यहीं तक रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, आगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन अगली क्लास पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।